तोहफा मिला, कीमतें फिर बढ़ा दी इन्होंने। ये कौम जो है बहुत जज्बाती है, कुव्वत बर्दाश्त कम है। लोग बता रहे थे कि कुछ खा के मर गया, चेहरा बता रहा था कि भूख से मर गया। आगा खान यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 8,000 अफराद खुदकुशी करते हैं। इनमें से 90% का ताल्लुक डिप्रेशन से होता है। ये डिप्रेशन क्यों पैदा होता है, आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। जब ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर ना हो या सकत ख़त्म हो जाए। और ये सब कब होता है, जब पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो जाए। क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है तो ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से मुतालिक अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, दाल हो, रोटी हो, कपड़ा हो, चावल हो या कुछ भी जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। अवामी हुकूमत ने अवाम को एक बार फिर से तोहफा दिया है और अब के बार तो 3 सेंचुरियाँ बनी हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और सेंचुरी की हद उसने क्रॉस की। डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और मिट्टी के तेल की कीमत में भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। जब ये हुकूमत आई थी बरसर इक़्तिदार, तो हम एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करेंगे और फिर इस पर तफसील में बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल क्या थी। 18 फरवरी 2008 को पेट्रोल की कीमत थी 53.77 रुपए, मिट्टी का तेल था 35.23 रुपए, डीजल की कीमत थी 32.57 पैसे। और फिर आज 1 अप्रैल 2012 का जिक्र करते हैं। पेट्रोल की कीमत हो चुकी जनाब 105.68, डीजल की कीमत हो चुकी 108.16 और मिट्टी का तेल हो चुका 101 रुपए और 69 पैसे तक। इजाफा अब कितना हुआ इन 4 सालों में। पेट्रोल की बात करें हम तो पेट्रोल में इन 4 सालों में पेट्रोल की कीमत में 51.91 पैसे का इजाफा हुआ इन 4 सालों में। और अगर जिक्र करें डीजल का तो 76.12 रुपए लीटर इसमें इजाफा हुआ। मिट्टी का तेल 66.46 रुपए जो है इसमें इजाफा हुआ। अब हम अगर जिक्र करें टैक्स का, जो फी लीटर टैक्स लगता है इन तीनों अशिया पर, तो वो आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल पर 30 रुपए और 24 पैसे का फी लीटर टैक्स लगाया जाता है, डीजल पर 26.21, मिट्टी के तेल पर 21.24 का। अब जरा जिक्र कर लेते हैं कि जब ये हुकूमत बनी थी नाजरीन, तो तब कम से कम आमदन कितनी थी, 4600 रुपया कम से कम आमदन थी। इन 4 सालों में इजाफा हुआ और कम से कम आमदन रखी गई गवर्नमेंट की जानिब से 7000 रुपए। और फिर बिजली की यूनिट की जिक्र कर लेते हैं। बिजली का यूनिट 18 फरवरी 2008 को फी यूनिट जो था वो 2.02 रुपए से 4.48 रुपए तक मिलता था। 1 अप्रैल 2012 आज हम बात कर रहे हैं 4.60 रुपए से 13.53 रुपए फी यूनिट इसमें इजाफा किया गया है। यानी कि इजाफा जो बनता है वो 2.58 रुपए से लेकर 7.05 रुपए तक बनता है। तो ये सूरत हाल है इन 4 सालों की। पेट्रोलियम प्राइसेस में होशरुबा इजाफा होता है और फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया में इजाफा हो जाता है और फिर डिप्रेशन आता है, नफ्सियाती मरीज लोग बनते हैं। बिजली पहले नहीं मिलती, ना बिजली मिलती है और ना गैस मिलती है, यानी कि ना पहिया चलता है। सिर्फ और सिर्फ आवाम का, गरीब का दिल जलता है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं आवाम हुक्मरानों से कि उनके लिए रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने नारा लगाया रोटी, कपड़ा और मकान का। अब आगे हुकूमत ने क्या मजीद देना है आवाम को, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से, अपने गेस्ट जो आज हमने इन्वाइट किए हैं इस सिलसिले में, और आवाम की आरा भी आप तक पहुंचाएंगे इन सेशन में। मैं हूं आपके साथ अजमल जामी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में मैंने जिक्र किया उस कंपैरिजन का जो कि 4 सालों में पेश आया। पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरीके से इजाफा किया गया और उसके मुकाबले में जो आमदन थी उसमें बहुत ही मामूली सा इजाफा किया गया। काम बंदे की आमदन में कम से कम। आपको ये बता दें कि इन्हीं इजाफे पर, इस इजाफे पर जो हुआ अभी रिसेंटली, जिसमें 3 सेंचुरियां बनाई गई हुकूमत की जानिब से, लोग क्या कहते हैं जरा ये देखिए पहले।
इस महीने में दूसरी दफा कीमतें बढ़ गई, समझ नहीं आ रहा हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा। 100 रुपये लीटर करना या 150 लीटर करना, अब आम को एक दफा बता दें। ये साडा सत्यानाश पे कर देने कुम्मत। अब लोगों को ये लोग डाकू बनाएंगे। ना खर्चे पूरे होते हैं ना दवाई दार, गुजरी है ही नहीं, हर लोग परेशान है। गोश्त भी महंगा है, दालें भी महंगी हैं, आप बंदा क्या खाएगा। पहले हम 30 रुपए में रोटी खा लेते थे, 50-60 रुपए में बहुत मुश्किल से खाया। तो असर ये वो थे, बस बच्चे छोटे छोटे वो भूखा रह जाते। तो जुल्म है ये। तो सोचते हैं कि पैदल ही चले जाए, छोड़ दें गाड़ियाँ। रोजाना बढ़ा रहे हैं तो कौम तो याशियों में लगे हुए हैं, उन्हें मुल्क की कोई परवाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस इजाफे को वापस लिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से खबर है कि उन्होंने कौमी सलामती की जो कमेटी है, जो कौमी सलामती कमेटी जो सिफारिशात मुरतब कर रही है पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसके नेक्स्ट इजलास में शरीक होने से इनकार कर दिया है अगर ये प्राइसेस वापस ना ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक रैली निकाली गई इस सब के खिलाफ, और लाहौर के ताजरों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, जबकि कराची के ताजर ये कहते हैं कि अगर ये इजाफा आपने वापस ना लिया तो फिर सिविल नाफरमानी की हद तक भी हम जा सकते हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं। शेख रोहेल असगर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मियां शाहिद, ये हमें इस पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हुआ इसकी डिटेल जरा बताएंगे। स्पेशली हम इनसे जानेंगे कि पर लीटर अगर पेट्रोल की प्राइस को ब्रेकअप किया जाए तो क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले सईद गनी साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। रोटी कपड़ा और मकान जो है वो वादा पूरा हो गया, मिल गया आवाम को, शायद अगला तोहफा क्या देने जा रहे हैं पेट्रोलियम के बाद? देखिए, यकीनन ये एक सख्त फैसला है, और ख़ास तौर पे मैं तो समझता हूँ कि कोई भी सियासी हुकूमत, बल्कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए बहुत सख्त फैसला है। इसलिए कि हमने हमारा जो वोटर है वो बुनियादी तौर पर गरीब है, मज़दूर है, किसान है, और हमें उसकी ज़्यादा फ़िक्र भी होती है, और चूँकि हमें इलेक्शंस में उनके पास जाना पड़ता है इसलिए हमारी कोशिश भी होती है कि उन्हें रिलीफ दी जाए। लेकिन अगर आप बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत को देखें, या बैनुल-अक़वामी मईशत का जो इस वक्त हाल है उसको अगर देखें, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था इसके कि वो इस कीमत के अंदर इजाफा करे। लेकिन मैं समझता हूँ यकीनन इससे थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ेगी, लोगों को मुश्किल भी पेश आएगी। लेकिन अगर ये फैसला हुकूमत नहीं करती तो हमारी मईशत जो पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उसके ऊपर और मनफी असरात पड़ सकते थे। बल्कि अगर अब थोड़ा मैं आपको और पीछे ले जाऊँ तो मुस्लिम लीग नून के ही जनाब इसहाक डार साहब शुरू में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और उस वक्त उन्होंने जो मईशत की सूरत पेश की लोगों के सामने, बल्कि दुनिया के सामने, उसके बाद से डॉलर हमारा जो है वो महंगा होना शुरू हुआ और हमारी मईशत पर मनफी असरात आए। और मैं इसी बात को बुनियादी सबब भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हमारी हुकूमत भी छोड़ी तो उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद हुकूमत 4 साल या 5 साल अपने पूरे नहीं कर सकेगी और माशी तौर पर सूरत हाल खराब होगी। कुछ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो सब कुछ ये अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी ये इजाफा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का भी बायकाट किया है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब उनका फाइनेंस मिनिस्टर था उन्होंने जो सूरत हाल मईशत की पेश की थी लोगों के सामने वो बहुत ही बुरी थी। तो आज अगर हम 4 साल बाद उसी मईशत के सहारे, यकीनन बहुत सारी चीज़ें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुई, लोगों की जो तवक्कात थी उसके मुताबिक नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हालात हमें मिले हैं, जो जंगी सूरत हाल इस मुल्क को दरपेश है, जिस किस्म की हमारे ऊपर कुदरती आफात आई हैं, उन हालात में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि मईशत ने इतनी कोई बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। लेकिन पेट्रोल चूंकि लिंक करता है डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से, अभी बुरी कारकर्दगी पेश नहीं की। मेरे साथ ही रहेगा सईद साहब। शेख रोहेल असगर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी होगी सईद गनी साहब की, उन्होंने जिक्र किया आपके फाइनेंस मिनिस्टर का जब आप हुकूमत के साथ थे। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि बिजली के खिलाफ और जो लोड शेडिंग बढ़ रही थी उसके खिलाफ तो आप लोगों ने रैली निकाली, लेकिन अब ये जो आफत आन पड़ी है अवाम पर, इस पर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, गनी साहब की आप बात सुनी, उसमें 2-3 पहलू नज़र आते हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा जी हमारा जो वोटर है वो गरीब आदमी है, तो इससे ये मतलब अगर लिया जाए कि पेट्रोल का कोई नुकसान बढ़ने का गरीब आदमी तो होता नहीं, वो गरीब आदमी ऐसे और ज़्यादा क्या गरीब होगा जो अब हालात पैदा हो गए हैं। और दूसरा पहलू था, इन्होंने कहा कि जी जो फिनांस मिनिस्टर थे 2008 में इसहाक डार साहब, तो वो बैसियत एक फिनांस मिनिस्टर, बैसियत एक इंसान, बैसियत एक पाकिस्तानी, उन्होंने आपकी मईशत की जो ट्रू पिक्चर थी वो आपके सामने रख दी। अब उसको सामने रख के आपको चाहिए तो ये था कि आप अपनी पॉलिसीज़ को मरतब करते, आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते और फिर उसको आगे लेके चलते। अब ऐसा नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं।
اب آپ نے جو اپنی وہ تصویر ایک دکھائی تھی کہ 2008 سے پہلے کی پرائسز کیا تھیں اور 2012 میں پرائسز کیا تھیں، تو اگر آپ یہ بھی دیکھیں اگر اس کو کہ اصل پرابلم کہاں آ جاتی ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے انسٹیٹیوشنز کو درست کرنا چاہیے. جو پیسہ آپ اپنا قوم کا یا ملک کا یا اپنی گورنمنٹ کا پیسہ جو آپ انجیکٹ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اپنے انسٹیٹیوشنز میں جو برباد ہو رہے ہیں، جو تباہ ہو رہے ہیں، جس کو آپ ٹھیک کر سکتے تھے، آپ وہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کو امپلائی کرتے، اپنے منظور نظر کو نہ لگاتے. اور اس کے سب سے بڑی بات جو آپ ایک نظر دوڑا کے دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی ایک رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزرے تو 8,500 بلین کی کرپشن ہوئی 4 سال میں. میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ آپ یکسر ختم کر سکتے ہیں، آپ بالکل ٹوٹل 0% فری معاشرہ نہیں بنا سکتے آپ کرپشن کا، لیکن آپ اس کو کم کر سکتے تھے. اگر آپ اس کو کم کر لیتے تو آپ یہی اپنی جو دولت تھی آپ کسی اور اچھی جگہ استعمال کر کے اپنی نیک نامی کما سکتے تھے. اب اس میں آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اس میں سب سے بڑی جو کمپوننٹ ہے وہ ڈیزل ہے. ڈیزل سے آپ کا کاشتکار استفادہ حاصل کرتا ہے، ڈیزل سے آپ کے کارخانوں کی بجلی بنتی ہے جو چل سکتی ہے. لیکن آج چونکہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس سے آپ اپنے انرجی کرائسس پہ بھی آپ نہیں قابو پا سکتے. آپ نے ایک سوال کیا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ اور انرجی کے اوپر ایک ریلی نکالی اور اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس احتجاج کو ریکارڈ کروانے کا اب یہ کیا نتائج نکلتے ہیں. اب یہ تو حکومت سمجھ سکتی ہے یا حکومت کو اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ اس پہ ہم کیا کریں گے. اس پہ جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ ہم نے قومی سلامتی کمیٹی میں جانے سے انکار کیا کہ پہلے آپ اس پہ بات کیجئے، پہلے آپ اس کو ایڈریس کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ آئیے آگے آپ اپنی خارجہ پالیسی کو بھی ڈسکس کر لیجئے. آپ کے انٹرنلی تو آپ کے حالات اس قسم کے آپ نے بنا دیے ہیں کہ لوگ اب دیکھیں آوازیں کیسی آ رہی ہیں. کراچی سے آواز کیسی آ رہی ہے، آپ کو لاہور سے آواز کیسی آ رہی ہے، آپ کو پشاور سے آواز کیسی آ رہی ہے. یعنی کہ ایک ہی آواز آپ کو آ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر یہ پرائسز کو آپ نے کم نہ کیا تو ہم ایک سول نافرمانی کی صورتحال پیدا کر دی جائے گی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے ذکر کیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا، تو اس کے مطابق یہ بھی ایک فگر کوٹ کیا گیا تھا کہ اگر وفاقی حکومت، فوج اور دیگر ادارے جو ہیں PPR یعنی کہ پبلک پروکیورمنٹ رولز پر عمل کریں تو 4 ارب ڈالر بھی بچائے جا سکتے ہیں. میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آخر یہ کس تناسب سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے ان کے مطابق جو کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے پیٹرولیم پرائسز پر، اس کے حساب سے جو ڈیزل کی پرائسز ہیں اس پر اتفاق کیا گیا تھا کہ اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور پچھلے ماہ اضافہ پھر نہیں کیا گیا. لیکن اب یہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس کمیٹی کی سفارشات کو اوور رول کر کے. میرے ساتھ ہے نا، میں ذرا بریک اپ لے لوں شیخ صاحب، میں ذرا بریک اپ لے لوں اس پیٹرولیم پرائسز کا اپنے نمائندے میاں شاہد سے. میاں شاہد، آپ نے گفتگو دیکھی، ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کس تناسب سے یہ اضافہ کیا جاتا ہے، حالانکہ سفارشات تھیں کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے. جامی، جو وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں تو یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ جون تک نہیں بڑھائی جائیں گی اور برقرار رکھی جائیں گی. پچھلے مہینے اس پر عمل بھی ہوا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ 4 پہ 70 پیسے تک جو اضافہ کر دیا گیا. اوگرا نے 3 تجاویز بھجوائی تھی. ایک تو یہ اضافہ جو پاس آن کر دیا گیا ہے یہ تھی. دوسرا یہ کہا گیا تھا اوگرا کی طرف سے کہ PL جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں کمی کر کے قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ PL لیوی جو ہے وہ ایک سمپل ٹیکس ہے جو بجٹری خسارے کے لیے جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس کو کم کر کے اس کو قیمتیں جو تھی وہ برقرار رکھی جا سکتی تھی. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کا جو تعین ہے وہ 3 ماہ بعد کیا جائے. لیکن وزارت خزانہ نے ان کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے سارے کا سارا جو اضافہ ہے وہ پاس آن کر دیا ہے. اور اب جو پیٹرول ہے وہ 105 روپے بلکہ 6 روپے 106 روپے میں بک رہا ہے. 3 ڈیجٹ میں یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور پاکستان تاریخ کا جو ہائیسٹ جو ہے وہ اضافہ ہے. اور اس حوالے سے جامی میں بتاتا جاؤں کہ جو اس کی بیانیہ قیمت ہے وہ تو 75 روپے فی لیٹر ہے، لیکن اس پر 30 روپے کا جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ اس میں پیٹرولیم لیوی کو کم کر کے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو GST ہے وہ 16% لیا جاتا ہے. اور اس پر دیگر جو ٹیکسز ہیں جن میں ڈیلر مارجن ہے، OMC کا مارجن ہے، ان لینڈ فریٹ مارجن ہے، وہ تو جو ہے وہ ضروری ہیں وہ لینے، کیونکہ اس سے دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہی وہ معیشت کو بھی مضبوط کرتے ہیں. لیکن جو PL ہے وہ صرف بجٹ کے خسارے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کو نہ بھی لیا جائے تو اس میں
जो इसमें महंगाई बढ़ेगी और इसमें महंगाई का जो तूफान आएगा, वो 30% महंगाई जो है वो बढ़ने की जो है रेशो बताई जा रही है। उससे वो बजट का खसारा जो है वो दुगना हो जाएगा। और इस मामले में ये भी बताता जाऊंगी, जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनके जो फ्रॉड्स हैं, जो कल भी फ्रॉड, हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाला था मियां शाहिद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मियां शाहिद, के फ्रॉड्स ना हो और हम पर उसका बोझ जो है वो ना पड़े, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना भी बढ़ाई जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जामी, ठीक है, आपने जिक्र किया फ्रॉड का। ओगरा जो कि सिफारिशात मुरतब करता है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की या फिर ना इजाफा करने की, इस हवाले से आपने फ्रॉड का जिक्र किया। 52 अरब रुपए का ये फ्रॉड हुआ था ओगरा की जानिब से, जो पुराने इसके डीजी थे उनकी जानिब से। उसका ब्रेकअप क्या था? वो कहाँ ये 52 अरब रुपए जो है वो खर्च किए गए? जामी, जो साबिक चेयरमैन ओगरा हैं उनके उसमें टनौर में जो है वो फ्रॉड हुआ है। उनमें ये हुआ था कि साबिक चेयरमैन ओगरा ने ब्रोकर्स को फायदा देने के लिए 36 अरब रुपए का जो अवाम पर बोझ डाला और जो चोरी थी उसकी शरह बढ़ा दी गई, 7% कर दी गई। और बाद में जब उनका वो मकसद पूरा हो गया तो वो वापस जो है वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इसके बाद अलावा उन्होंने सीएनजी के हवाले से जो लाइसेंस जारी किए 460 सीएनजी स्टेशनों के, उसमें भी उन पर इल्जाम है कि वो 30 से 40 लाख रुपया उसमें फीस सीएनजी जो है वो लिया गया है और इसकी नैब जो है वो तहकीकात भी कर रही है। उसके अलावा जो गैर कानूनी भर्तियां की गई उसमें जो है वो 50 लोग जो है गैर कानूनी तौर पर भर्ती किए गए, उन पर जो करोड़ों रुपए के खर्चात उठे। इसके अलावा जो वकला का पैनल बनाया गया था उनको 1.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो फीसों की मद में अदा की गई। ये सारी की सारी जो है नैब जो है इसकी तफ्तीश उसने शुरू कर दी है और ये 52 अरब रुपए का तकरीबन जो बनता है इसका फ्रॉड, और ये सारे का सारा पार्लियामेंट जो पार्लिमान है उनको उसके नोटिस में भी है। मियां शाहिद, आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो 460 लाइसेंस दिए गए थे सीएनजी स्टेशंस को, ये पाबंदी के बावजूद साबिक जो सरबराह थे उगरा के, उन्होंने ये दिए थे और फिर वकला की एक टीम कायम की जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। सईद गनी साहब, आपने ये गुफ्तगू देखी, सुनी भी। आपसे मैं सिंपली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब ये जो गोरख धंधा है दादोशुमार किसी एक साइड पर रख देते हैं, आपने कहा कि मजबूरी थी। 7,000 रुपए में जरा मुझे एक बजट बना के दिखा दीजिए। सपोज आई एम अर्निंग 7,000 रुपीज, तो मैं कैसे एक महीना पूरा करूं? देखें, एक तो आप इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि ये तनख्वाह 7,000 रुपये, 7,000 रुपये मिनिमम वेज है। इसका मतलब ये कि 7,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं हो सकती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इस माशरे में, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, कि लोगों को 7,000 रुपये तनख्वाह भी नहीं दी जाती और उस कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है। और इसमें अगर आप को याद हो तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो इंस्पेक्शन जो फैक्ट्रीज़ की उस पर भी पाबंदी लगा रखी है और उनको फैक्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन की भी इंस्पेक्टर्स को इजाज़त नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी कानून पर अमल दरामद हो सके। मैं समझता हूँ कि 7,000 रुपये मिनिमम वेज का मतलब ये नहीं है कि आप 7,000 सब ले रहे होंगे, 7,000 से ऊपर की सैलरीज लोगों की होनी चाहिए। इसमें भी जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर इसको वायलेट भी करते हैं और लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें भी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, बड़ी अक्सरियत जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मैं ये जानना चाह रहा था, जो 7,000 या उससे कम अर्न करते हैं, अगर उनको महीना गुजारना पड़े 7,000 में इस महंगाई के साथ, जबकि 3 सेंचुरियां हो गई पेट्रोलियम मसनूआत की, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कैसे गुजारें वो महीना? बजट बना सकते हैं आप उसका? नहीं, मैं तो इस बात को तस्लीम करता हूं कि 7,000 तो क्या बल्कि शायद 10-12 हज़ार में भी गुजारा करना मुश्किल होता है एक छोटी फैमिली का। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करें कि 7,000 रुपये कोई वो, हमने ये नहीं कहा कि 7,000 तनख्वाह आप लेंगे, 7,000 मिनिमम एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि उससे कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी। और 7,000 एक फर्द की तनख्वाह होती है, पूरी फैमिली की नहीं होती। अगर किसी फैमिली से 2-3 लोग काम करते हैं और वो 7,000 से ऊपर सैलरी लेते हैं तो मैं समझता हूं कि मुश्किल के बावजूद भी किसी तरह वो गुजारा शायद कर लें। लेकिन आप 7,000 में, मैं खुद इस बात को तस्लीम कर रहा हूं कि अक्सरियत जो है और जो गरीब लोग हैं वहां पर फैमिली का एक फर्द ही जो है वो अर्न करता है, कमाई करता है। ये यूरोप का जैसा मुआशरा भी यहाँ पर नहीं बन सका कि सारे के सारे अफराद जो है वो काम कर रहे हों। इसी पर हम बात करेंगे और अपने नुमाइंदों से ये पूछेंगे ज़रूर कि अगर किसी की तनख्वाह 7,000 रुपये है तो वो कैसे बजट बनाए। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं, एक सोच ये भी है कि क्योंकि सियासतदानों के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आता कि 7,000 में इन्हें महीना गुजारना पड़े, इसलिए ये इसका बजट नहीं बना सकते। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं अपने नुमाइंदगान से कि कैसे ये गरीब आदमी जो है वो अपना चूल्हा जलाए, अपना जो महीना है वो पूरा करे। हसन निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और मुल्की मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। ख़ासतौर पर जो सियासतदानों की बेहिसी और अवामी हालत इज़हार है उस पर इनका कलम उठता है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये फरमाइएगा, ये बताइएगा कि
7,000 روپے میں یا اس سے زیادہ کر لیں، 10 میں 20 میں، ایک آدمی کیسے گزارا کرے؟ اور میں نے ذکر کیا خودکشیوں کے ریٹ کا، ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے، حالت زار عوام کی کیا ہوگی جب اس قدر زیادہ مہنگائی ہو جائے گی؟ آپ یقین کریں یہ وہ سوال ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے میں مسلسل خود سے پوچھتا ہوں، اپنے ملنے جلنے والوں سے پوچھتا ہوں. یہ معجزہ ہے، میں حیران ہوں واقعی. آپ تو 5, 10, 20 ہزار کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اچھے خاصے جو یا ایون اپنے مڈل کلاس کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. یہ 3 شفٹوں میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ہم صرف قیمتوں کے بڑھاوے کی بات کرتے ہیں، اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں دوسری طرف آپ کا روپیہ بہت بری طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے. مہنگائی جو ملٹیپل ہے، یعنی جب پیٹرول جیسی چیز شوٹ اپ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز آپ کی مہنگی ہو گئی. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے روپے کا جو قدر ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، وہ بری طرح برباد ہو گئی ہے. روپیہ میرا خیال ہے پگھلتا اب جو 100 روپے کا نوٹ ہے ان ریالٹی وہ میرا خیال ہے 50-60 کا رہ گیا ہے. ساگر صدیقی صاحب کا مرحوم کا ایک شعر ہے، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. یہ ایسی ڈکیتی ہے جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے وہ پڑا 60,000 رہ گیا ہے. یہ دوسرا ڈائمنڈ. تیسرا یہ ہے کہ جاب لیسنس ہے، انڈسٹری جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے. سو یہ عوام کے اوپر یہ ملٹی پرانگڈ اٹیک ہے جس نے لوگوں کو مجھول کر دیا ہے، نیم پاگل. یہ جو ایک دوسرے پہ چھپٹتے ہیں جانوروں کی طرح سڑکوں کے اوپر، یہ جو آپ کو ضرورت سے زیادہ افراتفری نظر آ رہی ہے، قدم قدم پہ آپ کو احتجاج نظر آ رہا ہے، پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے ہی بھائیوں کے موٹر سائیکلوں پہ، چھوٹی گاڑیوں پہ، ٹریفک سگنلز پہ غصے اتار رہے ہیں. کسی کو چور قابو آ جائے وہ کہتا ہے لعنت بھیجو عدالتی پروسیس پہ، اس کا فیصلہ یہیں کرو. یہ اینگر، یہ فرسٹریشن، یہ غصہ، یہ مایوسی، یہ مجھے لگتا ہے یہ کسی بڑے اسکرپٹ کا حصہ ہے. آپ یقین کریں مجھے یہ اقتصادی قدرتی اقتصادی بدحالی نہیں لگ رہی. میں نے چند دن پہلے ایک لفظ استعمال کیا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، کہ یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ملک ایکسپلوڈ ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ امپلوڈ ہوگا. یہ اس طرف جا رہا ہے جیسے کہتے نہیں بھٹا بیٹھ گیا ہے، وہ اپنے اندر ہی گل سڑ کے غرق ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بور، آپ پانی کا جب گارا سا آنے لگے پانی میں تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی بور بیٹھ گیا ہے. سو اس ملک کا مجھے لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن بور جو ہے یا بھٹا جو ہے جسے کہتے ہیں وہ اندر کی طرف ہی وہ بتدریج بیٹھتا جا رہا ہے. اور اس on top of everything is very very poor and third rate governance. ٹھیک ہے. اب یہ پنجاب میں دیکھیں یہ اتوار بازار کوئی قیمت نہیں ہے. آپ ایک بازار میں نکل جائیں، ایک ہی جیسی جنس کی آگے پیچھے ساتھ قطار اندر قطار دکانیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا بھاؤ ہے، یعنی پرسانے حال کوئی نہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اب اس نتیجے پہ پہنچتا جا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کوئی پلانڈ کام ہے. ادھر پی آئی اے بیٹھ گیا، ادھر بیڑا غرق ہو گیا ریلوے کا، اسٹیل مل بول گئی، روپیہ آپ کا ڈوبتا جا رہا ہے. حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ ایفرٹ ہے؟ پلانڈ ایفرٹ کس کی جانب سے ہے؟ کون کر رہا ہے یہ پلانڈ ایفرٹ؟ کیا ہمارے سیاستدان یا کوئی اور قوتیں؟ نہیں کہہ سکتا جی، یہ بہت سیریس الزام ہے. کون لوگ کر رہے ہیں؟ اور جس طرح کے ایک جسے کہتے ہیں مہم جوئی کسی کیفیت ہماری حکومت کی یا پولیٹیشینز کی یا ایون ہمارے ریلیجس لیڈرز کی، مار دو، پکڑ لو، جانے نہ دو، یہ روک دو، وہ روک دو. ان حالات میں تو جب آپ کا گھر آرڈر میں نہ ہو، ہر چیز جیسے نہیں آندھی کے درمیان
तेज आंधी में जैसे बिखर जाता है एक सही, आपका कहना है कि रब्त नहीं है, बदनज़मी है, बैड गवर्नेंस है और इस वजह से सारी सूरत हाल जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ी। हसन साहब बहुत शुक्रिया। अब शेख साहब आपने देखा हसन साहब ने कैथारसिस करने की कोशिश की, अपने जो आवाम की हालत ज़ार से उसे बयान करने की कोशिश की, अपने अल्फाजों से भी करते हैं। ये ऐसी ही सूरत हाल, आप बाहर निकले बात करें लोगों से, यही रोना रोया जाता है। अब किया क्या जाए फिर? दो बातें जामी साहब, हसन निसार साहब जब बात कर रहे थे ना रुपए की कदर गिरती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, हो सकता है हसन साहब या गनी साहब मुझसे इतफाक़ ना करें, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह जो है, जो आप बहुत बड़ी तादाद में अपने अखराजात को मीट करने के लिए जो बड़ी तादाद में आप करेंसी नोट्स छापते हैं, उसकी वजह से आपकी कदर कम, क्योंकि आपके पास उसके रिजर्व देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप नोट छापते हैं अपने अखराजात को मीट करने के लिए, तो फिर उससे लामाला आपके पैसे की कदर नहीं रहती, क्योंकि आपके पास ज़्यादा करेंसी नोट्स आ जाते हैं मार्केट में, उस पर फिर आपका करेंसी डिवैल्यू होती चली जाती है। एक बात तो ये बड़ी मेरे ज़हन में है, मैं कोई मुआशियात का कोई माहिर तो नहीं हूँ। दूसरा जो आपने फरमाया था ना कि गनी साहब भी उस पर रोशनी डाल रहे थे, 7,000 और 10,000 और 12,000। जामी साहब 7,000, 10,000, 12,000 होगा तो वो बजट बनाएगा। अब तो रोना ये है कि जो मुल्क जिस पे बेस आपका दो बातों पे बेस करता है ना मुल्क, और ज़्यादातर तो आपका मईशत जो बेस करती है वो आपकी ज़रात पे है। अब मैंने आपको अर्ज़ किया कि ज़रात चूँकि आपकी एनर्जी क्राइसिस हैं, और एनर्जी क्राइसिस को मीट करने के लिए जब आपका किसान अपने पानी को हल करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके पास एक ही तरीका रह जाता है ना, डीजल, जिससे वो इंजन चलाएगा और अपने वो ट्यूबवेल को चलाएगा। वो इंजन का डीजल इतना महंगा है कि उसको वो बारह नहीं पड़ता। अब दूसरा कारखाना वो अपनी सेल्फ जनरेशन करेगा। सेल्फ जनरेशन के भी 2-3 तरीके हैं, और एक तरीका उसे सबसे आसान तरीका जो है वो डीजल है। डीजल को लेके वो अपनी सेल्फ जनरेशन करेगा और फिर वो उससे अपनी कमोडिटीज़ को बनाएगा। अब उसमें भी आपके पास इस काबिल सकत नहीं है। अब उसका बड़ा एक आपने जो काम किया, मैं कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है मेरे बात मेरे सामने आए और फिर मेरी बहस इस पर शुरू हो जाए, लेकिन उसकी एक और आपने एक वजह बना दी। आपने हिंदुस्तान को मोस्ट फेवरेट कंट्री आपने करार दे दिया, और वहाँ से आप अपनी उनकी कमोडिटीज मंगवाएंगे। अच्छा, ये तो फिर एक और डिबेट पे चले जाएंगे ना। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब उनकी कमोडिटी आएगी और आपकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो महंगी होगी और वो सस्ती होगी, तो दूसरा तो फिर आपकी इंडस्ट्री तो बैठ जाएगी। आगे ही आपका बुरा हाल है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उससे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। साहब सईद गनी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। सईद गनी साहब, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू देखी सुनी भी, ये फरमाइएगा अब सूरत हाल ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं पाकिस्तान में छोटी उम्र के, जो रोज़गार करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको मशवरा ही दें, आवाम को बढ़ा तो देते हैं आप लोग कीमतें और सब कुछ कर देते हैं, सब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, साथ में कोई नसीहती पैगाम भी दे दिया करें ना कि इस तरह करें बाबा, इस तरह से आपको गुजारा होगा। देखें, पहले तो मैं रोयल असगर साहब ने जो 1-2 बातें कही हैं, मैं चाहूँगा कि उसका मैं जवाब दे दूँ। इन्होंने एक तो इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं या जो कुछ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश हो रही है उस पर बात की। मुझे नहीं पता कि इनकी पार्टी का ऑफिशियल इस पर नुक्ता नज़र क्या है और इनका अपना क्या है। अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, इससे यकीनन जहाँ इनको खदशात हैं वहाँ ये भी उनको होना चाहिए यकीन कि कई हमारे चीज़ें ऐसी जिसमें हमें फ़ायदा भी होगा, और हमारी जब ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ेगी तो ना सिर्फ ये कि हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दूर दराज ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, जिनकी कीमत आपको ज़्यादा पड़ती है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, वो आपको शायद सस्ती यहाँ से पड़ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि नून लीग जब बात करती है कि जी गरीब की तनख्वाह 7,000 है, तो पिछले बजट में आपको याद होगा कि जब वफाकी हुकूमत ने 50% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा किया था, तो मुस्लिम लीग नून ने भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत की थी और एतराज़ उठाया था कि जी इजाफा ना किया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि अगर हुकूमत गरीब मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करती है तो ये एतराज़ करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जी 7,000 में जो है लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। इंडस्ट्री चलेगी तो इजाफे का कोई फायदा होगा ना। अब इंडस्ट्री भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी, हालांकि 2-4 बातें बड़ी गलत कह रहे हैं, मैं बाकी आपकी तबीयत नाजुक पे बड़ी नागवार गुजरी होगी। नहीं, मैंने फिर बर्दाश्त किया, तो आप भी बर्दाश्त करें ना। मुझे आपकी लग रही है ज्यादा। मुझे अब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। शेख रुहैल असगर साहब और सईद गनी साहब, हसन निसार साहब, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा, बात करेंगे इसी मौजू पर एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इन सेशन में मैं हूं आपके साथ अजमल जामी। हमें ज्वाइन किया है फजलुल्लाह कुरैशी साहब ने, साबिक मेंबर हैं नेपरा के, विफाकी सेक्रेटरी प्लानिंग भी रह चुके हैं। फजलुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। ये फरमाइएगा कि किस हद तक ये मुमकिन होता है हुकूमत के लिए कि प्राइसेस को रोके रखे और किसी और एडजस्टमेंट करके पेट्रोल प्राइस फिक्स रखे? देखिए, अब प्रेजेंट रिजीम जो चल रहा है इसमें तो हुकूमत के लिए बड़े हार्ड चॉइसेस हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो होती है जो हुकूमतों ने नहीं की है प्रीवियसली, पहले भी गवर्नमेंट ने नहीं की, अब भी गवर्नमेंट ने नहीं की है, तो इस वजह से वो जो है वो डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ रहा है। और उसके अलावा फिर जो इंटरनेशनल ये सारी चीजें होती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, आपके जो ऑयल गैस वेल प्राइसेस होती हैं, जो आपके गैस प्राइसेस होती हैं, जो आपकी इंपोर्टेड ऑयल की प्राइसेस होती हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली अब आपके कंट्रोल में नहीं रही। तो इस वजह से वी हैव टू मूव विद द इंटरनेशनल मार्केट। इसका वाहिद हल ये था कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता जो मेरे पास 6-7 साल की फिगर्स हैं उसमें हमने कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, और जो 1400 अरब फीट पैदा होती थी अब 1472 है। ये गुज़श्ता 6 साल में हम कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। कंजम्पशन हमारी बराबर बढ़ रही है, और ये है रिस्ट्रिक्टेड कंजम्पशन। अगर हम अपनी कंजम्पशन को ओपन कर लें, यानी कि हम सारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज भी चलाएं और पावर हाउस को गैस दे, तो हमारी 50% लेस है इस वक्त जो गैस की प्रोडक्शन है। तो इस सूरत हाल में सिवा इसके आप इंपोर्ट करें। अब जब आप इंपोर्ट करेंगे तो पूरी इंटरनेशनल प्राइसेस, अब जो पाक ईरान गैस की हम बात कर रहे हैं वो $7 MMCFT आएगी, और उसके अलावा अगर आप तुर्कमेनिस्तान की भी लाएं वो भी आएगी। तो प्राइसेस में कमी होने का सिवा इसके कि आप इसको सब्सिडाइज करें, कोई और हल आपको नजर नहीं आता? टैक्स लेवी को कम करें, और कोई तरीका मुझे प्राइसेस कम करने का नजर नहीं ठीक है। फजलुल्लाह साहब ये भी साथ फरमाइएगा कि हमारी चूंकि जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वो मोस्टली डीजल से होती है या फर्नेस ऑयल से होती है, और फर्नेस ऑयल की प्राइसेस 80,000 रुपए फिर मीट्रिक टन से भी ऊपर जा चुकी हैं। तो इस सब से जब डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो यकीनन बिजली की प्राइस पर भी असर होगा। कितना असर हो सकता है? सर देखिए, 1/3 से ज्यादा आप पहले आपकी बिजली की जो 1/3 प्राइसेस 1/3 जो थी प्रोडक्शन फर्नेस ऑयल पे होती थी, अब वो बढ़ के 40% हो गई। गैस की जो आपकी बिजली पैदा होती थी वो आपकी कम हो गई है, और इस वजह से हुआ ये है कि पावर सेक्टर में गैस की कंजम्पशन कम हो गई है। तो अब एवरी एडिशनल यूनिट जो आप लेंगे वो महंगा होगा। मासवा इसके कि आप आगे चल के कोई हाइडल इसमें मिक्स डालें जो भाषा है, जिसके लिए आपको 8 साल इंतजार करने पड़ेगा, या अगर आप थर्कोल से कोई बिजली लाते हैं, विंड की बिजली लाते हैं। अदरवाइज नियर फ्यूचर में हो सकता है समर्स में जाके हमें कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि उस वक्त जो है आपके हाइडल की पैदावार जो है 1/3 तक हो जाती है। 18,000 अगर हम पैदा करते हैं मेगावाट तो 6,000 हाइडल होती है, और इस वक्त जो आपकी हाइडल जो है हाइडल 1/10, अगर आप 10,000 पैदा कर रहे हैं तो 1,1200 हाइडल से आ रही है। बाकी आपकी मेजॉरिटी ऑफ बिजली इज कमिंग ऑन द फर्नेस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका फजलुल्लाह कुरैशी साहब, साबिक मेंबर हैं नेपरा के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इसमें शेयर की। सईद गनी साहब ये बताएं कि अब तो तमाम पार्टीज ने ये मुतालबा कर दिया। जी सईद गनी साहब क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो पहले मैं कर रहा था। जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, साथ में मेरा क्वेश्चन भी ले लें। जी मैं चाह रहा था साथ में मेरा क्वेश्चन भी ले लें कि तमाम जो पार्टीज हैं उन्होंने मुतालबा कर दिया गवर्नमेंट से कि प्राइसेस वापस लें, और कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने और ताजरों ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है सिविल नाफरमानी का। तो फिर क्या कोई चांस, कोई उम्मीद है कि वापस हो जाएंगी प्राइसेस? देखें, हम उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले कि हुकूमत इसमें कमी कर दे, लेकिन बुनियादी तौर पर देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी यहाँ रही है। तहरीक इंसाफ तो खैर हुकूमत में कभी आई नहीं, तो उसके मुतालिक तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत में जो इनके रवैये रहे हैं गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे। जो तजर्बात लोगों के बड़े तल्ख हैं। इनके दौर में लोगों को हज़ारों की तादाद में लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के नाम पर। इनके दौर में जो है मजदूर दुश्मन कवानीन बनाए गए, इन्होंने ट्रेड यूनियंस पर पाबंदियाँ लगाईं, इन्होंने वो सारे काम किए जो एक मजदूर दुश्मन हुकूमत कर सकती है और गरीब दुश्मन हुकूमत कर सकती है, इन्होंने सारे किए। लेकिन अब ये अपोजिशन में बैठे हैं तो अपनी वो सियासत के लिए बहरहाल ये हर मौके को गंवाना नहीं चाहते और उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि पिछले 4 सालों में
ایگریکلچر سیکٹر نے جتنی پروگریس کی ہے، جتنی اس کی کارکردگی رہی ہے، وہ تمام سیکٹر سے زیادہ زبردست ہے، اور جتنی بھی کراپس آئی ہیں وہ بمپر کراپس آئی ہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ پچھلے 2 سالوں میں پہلے سال میں بڑا بھیانک سیلاب آیا، تاریخ میں کبھی اتنا سیلاب نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد پچھلے برس جو برساتیں ہوئی ہیں ان برساتوں نے زراعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود بھی بمپر کراپس ہوئی ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے، اور وہاں لوگوں کو کوئی اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے کوئی ایگریکلچر کے سیکٹر پر کوئی بہت زیادہ اس کے منفی اثرات پڑیں گے، لیکن سیاسی جماعتوں کو بالکل یہ حق ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کریں، حکومت کے سخت فیصلوں پر تنقید کریں، لیکن یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں اور لکھ لیں کہیں پر کہ اگر مسلم لیگ نون کی اگلی حکومت ہوئی تو اس سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہوگا۔ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے، کوئی ان کے گھر میں کنویں نہیں ہے پیٹرول کے جو یہ کھول دیں گے اور لوگوں کو مفت میں پیٹرول بانٹنا شروع کر دیں گے۔ جو پیٹرول باہر سے آ رہا ہے، جس قیمت پر آ رہا ہے، آپ اسی قیمت پر لوگوں کو فراہم کریں گے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو برابر پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کی معیشت ہم سے بہت زیادہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، بڑی ہے۔ وہاں پر اس وقت پیٹرول کی قیمت 74 روپے، بھارتی کرنسی جو ہے اس میں 74 روپے کی ہے، اور وہاں ڈالر کی قیمت 51 روپے ہے۔ اگر آپ ڈالر کو اس کو پیٹرول کو کنورٹ کریں تو تقریباً $1.5 کی جو ہے وہ پر لیٹر جا کے قیمت اس کی ٹھہرتی ہے، جبکہ پاکستان میں ابھی بھی اس کے مقابلے میں قیمت کم ہے۔ اور ابھی جو شروع میں آپ نے سارے فگرز دکھائے تھے، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں۔ آپ نے بتایا کہ فروری میں 2008 میں 53.77 پرائز تھی، اور یہی پرائز سپٹمبر 2008 میں 86 تقریباً 87 روپے کے قریب ہو گئی تھی، لیکن اسی حکومت نے آگے چل کر سال 1.5 سال کے اندر اس قیمت کو دوبارہ 54 روپے کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس میں 32 روپے فی لیٹر کمی بھی کی ہے، اسی حکومت نے کی ہے۔ اور اگر 2008 سے لے کر آپ آج کی قیمت کو لیتے ہیں تو صرف 19 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں 26.6%۔ اب بہت تفصیل میں آپ نے صحیح صاحب بات کر دی۔ جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2-3 باتیں میں بات کروں گا۔ میں تھوڑا سا کرتا ہوں ریئلٹی بیس۔ یہ باتیں جو خوبصورت الفاظ بڑے خوبصورت ہیں غنی صاحب، جو اردو بڑی اچھی بولتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں آج میں نے پڑھا ہے اداریہ جس میں لکھا تھا کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی زراعت نے 2% مزید کلٹیویشن لینڈ کو کلٹیویٹ کیا ہے۔ مطلب آپ نے اتنا خوبصورت لوگوں کو اتنے وسائل دے دیے کہ ان کی یہ حد ہے ایک۔ اب یہاں تک غنی صاحب کی باتیں تھیں نا کہ یہ جو جب تک ہم اس بات سے نہیں نکلیں گے نا، جب تک اس بات سے ہم نہیں نکلیں گے، جب تک ہم لوگوں کی برائیوں کو ہی بتاتے رہیں گے اور اپنی اچھائی کچھ بتا غنی صاحب میں آپ خاموشی سنیے، ماضی تو آپ کا بڑا بھیانک ہے، اور انشاءاللہ مجھے نظر آ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا مستقبل بہت بڑا ہے۔ ووٹ تو بیچارے، ووٹ تو خدا آپ کو سلامت رکھے، ووٹ تو آپ کو ملتے ہیں بھٹو کے نام پہ، آپ کے کرتوتے کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ ملے۔ اب ذرا بات سن لیجیے، میں نون لیگ کے دور کی انہوں نے بہت ساری خرابیاں بیان کی، لیکن یقین کیجئے کہ آپ دور اٹھا کے دیکھ لیجئے حقائق، چلیے آپ حقائق دیکھ لیجئے، لیکن اس قسم کی حالت نہیں تھی کہ لوگ اس طرح سڑکوں پہ اس کے خلاف، کہیں آپ کو جلوس نظر نہیں آئیں گے، کہیں آپ کو احتجاج نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو بجلی کا شارٹ فال نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو لوگوں کو بے روزگار ہوتے نظر نہیں آئیں گے، کہیں فیکٹریاں بند ہوتی نظر نہیں آئیں گی۔ غنی صاحب آپ تو اس وقت سیاست میں بھی نہیں تھے، آپ خدا کا خوف کیجئے، کچھ سچ بیان کیا کیجئے، حقائق بیان کیجئے۔ لوگ یہاں سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، میں وہی لوگ سننا چاہتے ہیں یہاں پہ حقائق، یہاں پہ لوگ سننا چاہتے ہیں حقائق۔ حقائق کیا ہے؟ حقائق یہ ہیں کہ لوگ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ جو آپ نے ابھی ایک گزارش کی تھی انڈیا کی، کہ انڈیا کے بارے میں صرف آپ کو یہ گزارش کر دوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو، اس کی ویلیو کیا ہے، جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو کا پچھلے سالوں کی، اور جو آئندہ آپ نے آئٹمز وہاں سے امپورٹ کرنی ہے اس کی تعداد کتنی ہے، اور جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کی تعداد کتنی ہے۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ جب حقائق کی دنیا میں آئیں گے تو آپ کو یہ صورتحال اتنی اچھی نظر نہیں آئے گی، اور اس کو بھیانک نظر آئے گی۔ خدا را میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم پاکستان اور پاکستان کے عوام کے متعلق سوچیں۔ یہ باتیں مطلب مجھ پہ الزام لگانے، میں آپ پہ الزام لگاؤں، اس کا نہ تو آپ کو فائدہ ہوگا نہ مجھے کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ دینا ہے آپ نے عوام کو، جو عوام کا اس وقت حالت ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا، I'm really running short of time، تو مجھے سعید غنی صاحب کا بھی اس میں موقف لینا ہے، لیکن سعید صاحب وہی سوال جو میں آپ سے پورے پروگرام میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، عوام کو صبر کی تلقین بھی آپ کرتے ہیں، ساتھ میں کچھ نصیحتیں کر دیں، کچھ ایڈوائسز دے دیں کہ یہ وہ طریقہ کار ہیں جس سے آپ اتنی کم آمدنی میں اس صورتحال میں گزارا کر سکتے ہیں۔
دیکھیں میں اس میں عام لوگوں کے بجائے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بجائے ان ایشوز پہ اپنی سیاست کو چمکانے کے اور میڈیا میں آ کر لوگوں کو بھڑکانے کے، جس طرح مسلم لیگ نون پنجاب میں کر رہی ہے کہ بجلی کی شارٹیج پہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا رہی ہے اور ہنگامہ آرائی کروا رہی ہے، اس سے باہر نکلیں. حکومت کے ساتھ بیٹھ کر جو اکنامک پالیسیز ہیں، جو معیشت کی صورتحال اگر خراب نظر آتی ہے تو اس پہ وہ اپنے پروپوزلز دیں، تجاویز دیں کہ کس طرح سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، کس طرح سے پیٹرول کی قیمت کم ہو سکتی ہے، کس طرح سے مہنگائی کو قابو کرایا جا سکتا ہے. اور اگر ان تمام چیزوں کے باوجود، حقائق کے باوجود، چونکہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، اس وقت پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں تمام ممالک میں بڑھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یورپ میں بھی اس پر ہنگامے ہو رہے ہیں، اور غالباً کل انڈونیشیا میں بہت شدید ہنگامے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں دنیا میں سب کے سامنے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو حقائق بتائیے. مشورہ میں ان کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی کرپشن پہ قابو پا لیجئے. جو کرپشن روز نت نئے روزانہ بلا ریلوے پکڑا گیا. بہت شکریہ آپ نے تشریف آوری کی اور مسئلہ کچھ یوں ہے کہ نہ پہیا چلتا ہے اور نہ ہی چولہا چلتا ہے، جلتا ہے تو صرف غریب کا دل چلتا ہے. ہم نے کوشش کی کچھ ایڈوائس لیں سیاستدانوں سے کہ یہ بتا دیں ضرور کہ کیسے کم آمدنی میں گزارا کیا جا سکے، لیکن اس پر بات نہیں ہو سکی، اور یہ ہوش ربا اضافہ جو ہے عوام کو برداشت کرنے کی ہی تلقین کی گئی ہے سیاستدانوں کی جانب سے. اجمل جامی کو پروگرام ان سیشن میں اجازت دیجیے.